नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कल लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ और इसके बाद आज दिन भर सियासी हलचल बढ़ी रही। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई और सरकार बनाने के फॉर्मूले पर विचार विमर्श हुआ। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक में किंग मेकर माने जा रहे टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए और सरकार बनाने पर सहमति जताई। बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया है। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि आज ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया ताकि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद शुरू हो सके। उधर आज विपक्षी खेमे में भी काफी हलचल रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष के नेताओं ने चर्चा की कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। वहीं विपक्ष की बैठक में उद्धव ठाकरे का शामिल नहीं होना भी सियासी गलियारों में सुर्खियों में है। नतीजों के बाद पीएम मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे और मंत्री परिषद से अनुरोध किया कि वो नई सरकार की कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। इससे पहले पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और एनडीए के बहुमत हासिल करने के बाद संभावित सरकार गठन के बारे में बातचीत की। इसके साथ ही नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है। इस चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है और पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो चला है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिनों में नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उनके साथ एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बनेंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इस बीच बुधवार दिन भर सियासी हलचल तेज रही। एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक की बैठकें हुई। सरकार बनाने की रूपरेखा को लेकर बुधवार को पीएम आवास पर एनडीए की बैठक में किंग मेकर माने जा रहे टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के बगल वाली सीट पर चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार बैठे थे। पीएम मोदी के साथ बैठने का क्रम बता रहा था कि सरकार बनाने के लिए कौन कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से, पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। कोई पलटू राम नहीं है, एक विश्वास राम है और हर एक व्यक्ति या दल विश्वास करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ये एक मैंडेट है स्थिरता के लिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए और प्रगति के लिए। मोदी 3.0 विल बी इट्स बेस्ट एट द फास्टेस्ट स्पीड फॉर अ विकसित भारत। इस बीच आज एक दिलचस्प घटना सियासी सुर्खियों में आ गई। दिल्ली में एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। फ्लाइट में बैठे दोनों नेताओं की एक साथ तस्वीर सामने आने के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
लेकिन एनडीए की बैठक में साफ हो गया कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। सरकार गठन को लेकर एनडीए में मंथन हुआ तो उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बुधवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान रणनीति तय करने के लिए शाम में मीटिंग की। मीटिंग में चर्चा की गई कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। आप देखिएगा पिछले बार के मुकाबले जो है एनडीए 39 लेके गई थी, इस बार केवल 30 लेके गई है। हाँ, बेहतर हमेशा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो परफॉर्मेंस किया है बेटर उससे परफॉर्मेंस हम लोग आगे ये भी करें, लेकिन हम लोगों ने कोई भी कैंपेनिंग में कोई कमी हम लोगों ने छोड़ी नहीं और पूरे देश भर में हमने कहा था इस बार कि भाई चौंकाने वाला जो रिज़ल्ट है वो आएगा। और आप देखिएगा देश भर में ऐसा माहौल बना कि नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 से पहले अटक गई। आज जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में उद्धव ठाकरे का शामिल नहीं होना भी दिन भर चर्चा का विषय रहा। तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। उधर एनडीए में भेंट मुलाकात और मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24 लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए। बैठकों के दौर के बीच मंत्री पद के लिए मोलभाव शुरू हो गया है। खबर है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट की मांग की है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने लगी है। कहा जा रहा है कि नायडू 5 से लेकर 6 या फिर इससे ज्यादा भी मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे 1 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। अब सरकार बनाने की कवायद तेज है। इसके पहले कि इंडिया गठबंधन कोई रणनीति बनाए, एनडीए में तोड़फोड़ की कोशिश करे, बीजेपी चाहती है कि सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब देखना है कि एनडीए की खिचड़ी सरकार का स्वरूप कैसा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नई सरकार बनाने की जो कवायद है अब वो तेज हो चली है और इस चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है और इसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन के भीतर ही नामों को भी फाइनल कर लिया जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी का नाम एक नया रिकॉर्ड के साथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बनेंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो
एनडीए को बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई देना चाहेंगे प्रतिभा सिंह जी, राकेश पोद्दार जी, आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और ये भी अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम अटकलें, तमाम कयास यहां पर लगाए जा रहे थे और इंडी गठबंधन के नेता कह रहे थे, इस बार को दोहरा रहे थे बार बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे बल्कि अमित शाह को बनाया जाएगा। उसके बाद कल दिन भर चर्चाएं रही कि नितिन गडकरी को बनाया जाएगा। राकेश पोद्दार जी। देखिए रिशु जी, इस देश के अंदर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जनता के जनादेश हम लोगों को मिला और आप लोगों ने भी बड़ा अपने चैनलों के माध्यम से जनता के बीच में हमारी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं स्पष्ट रूप से रिशु जी कहना चाहता हूं कि वोट परसेंटेज पे आते हैं। वोट परसेंटेज 2019 में हमारा लगभग 25 करोड़ वोट हम लोगों को मिला था, लेकिन इस बार हम लोगों को 23,59,73,393 वोट मिला है, यानी थोड़ा सा 1 करोड़ सवा करोड़ वोट हमें कम मिला है। लेकिन हमारा परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज भी पिछली बार हमारा 37.3 था, इस बार हमारा 36.56% है, यानी 0.7 घटा है, उससे ज्यादा कोई नहीं घटा। और 3 राज्यों में हमारी सरकार बनाने का भी हम लोग ने, उड़ीसा हुआ, चाहे आंध्रा कर ले, चाहे अपना सिक्किम कर ले, वहां भी हमारी सरकार बनी। और दूसरी बात है क्या कि देश के अंदर इन्होंने, इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसा नहीं, 400 के पार भी हम लोग आते तो संविधान सुरक्षित रहता। आज भी संविधान सुरक्षित रहेगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने। और रही लोकतंत्र के, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, कोई भी लोग खतरे में नहीं होगा। आज मैं इस चैनल से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, संविधान जिस तरह चल रहा था उसी तरह देश का संविधान चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। लेकिन जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जताते हुए जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड के बराबर में हम लोगों को काम किया 1963 के बाद ऐसा हुआ है देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें पे विश्वास किया जनता, और जनता के जनादेश का हम लोग भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो हम लोगों ने वादा किया था उस वादे को हम लोग पूरा करेंगे। 2024 में जो हमारा वादा था, संकल्प पत्र था विकसित भारत का, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का योजना, जो आवास योजना था, सड़क योजना था, शौचालय योजना था, जो मांग है देश के अंदर हम पूरा करेंगे। गरीब को गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया 24 करोड़ को। इस बार हमारा लक्ष्य है कि लगभग 84 करोड़ जो गरीबी रेखा में है, जो 24 करोड़ बाहर हुए हैं, उसको हम लोगों को 84 करोड़ का खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास, लेकिन बधाई के पात्र कहीं ना कहीं डॉक्टर सुमित गर्ग आप लोग भी हैं, क्योंकि अगर बात करें तो देखिए गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी इस बार कांग्रेस ने खाता खोल दिया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो दोनों लड़कों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी। रेशु जी नमस्कार। जी नमस्ते। रेशु जी, इस देश का ये चुनाव, अभी जो चुनाव हुआ उसमें ही मोदी और मोदी फैक्टर की हार हुई। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं आ पा रही है। लेकिन प्रतिभा सिंह जी, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें इस बार बड़े किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जब बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जिस जगह जिस स्थान पर बैठे हुए थे, इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू जिस स्थान पर बैठे हुए थे, ऐसे में अब ये उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही है कि सरकार बनाने की जो रूपरेखा है उसको लेकर जिस तरीके से अब बैठक की जा रही है, और ऐसे में सबसे बड़े किंग मेकर बनकर जहां नीतीश कुमार उभरे हैं, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इस दौरान उनको सौंपी जा सकती है। जी, ये तो देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लोग बोल रहे थे, विपक्ष हमलावर था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाएगी, ये लोग समाप्त कर देंगे, तो कहीं न कहीं उन विपक्षियों के मुंह पर ताला लगाने का काम बिहार की जनता ने किया है। और आज भी नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता है और पहले भी थी, आगे भी रहेगी, ये बिहार की जनता ने सिद्ध कर दिया अपने वोट की चोट से। जिस तरीके से 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बिहार ने जिस तरह से बिहार में काम किया,
बिहार के लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई, लालू जी के आतंक से। तो उस तरह से बिहार की जनता का समर्थन हमें मिला। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मैं देती हूँ। तो कि हम सरकार के एक बहुत 12 MP लेकर के हम जा रहे हैं सरकार में शामिल, एनडीए के हम हिस्सा हैं। तो सरकार बनाने में अगर हमारी सहमति है, हमारी भूमिका है, तो कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में भी अब तो भाई हमारा भी प्रयास होगा, कोई भी दल चाहेगा कि हमें उचित भागीदारी मिले। ये तो हमारे बड़े नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके लिए उसमें हमें कुछ अलग से नहीं कहना है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि हम एनडीए के हिस्सा हैं और वित्त पार्टनर के रूप में, तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो किसी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री उचित भागीदारी की आप लोग उम्मीद जी, उचित भागीदारी की उम्मीद आप लोग प्रतिभा सिंह जी कर रहे हैं। और पीएम मोदी के साथ बैठने का जो क्रम है वो साफ तौर पर आज यहाँ पर बता भी रहा था कि सरकार बनाने के लिए कौन कितना महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि बिहार में सीटें ज्यादा आप लोगों की आई हैं, तो अब ऐसे में उम्मीदें भी आपकी और ज्यादा बड़ी होंगी। जी अनिशा जी, देखिए हम लोग ऐसे ही नाहक कोई उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि जहाँ तक बिहार के डेवलपमेंट की बात है, बिहार को किस तरह से और आगे मतलब अभी विकासशील बिहार को कैसे विकसित किया जाए, तो इसके लिए जो भी निर्णय लेने होते हैं हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं राज्य हित में। तो हमारे सांसद अधिक होंगे तो निश्चित रूप से बिहार को ज्यादा फायदा होगा। तो अब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनजस्टिस नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे, विश्वास है। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन सुमित गर्ग जी, क्योंकि नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर गेम में आप एनडीए से काफी पीछे हैं, लेकिन आपकी हार भी इस बार आप लोग जीत की तरह मना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव तो साफ तौर पर आज ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि केंद्र में तो हमारी ही सरकार आ रही है, इंडी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो ये बहुमत का आंकड़ा आप कहां से लेकर आ पाएंगे, इसको भी आपसे जरा समझना चाहेंगे। रेशु जी, जहां तक सरकार की बात है तो मैं फिर वहीं आऊंगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी, मेरा ऑडियो कट गया जी। कि पार्टियां चुनाव लोकतंत्र में हारती हैं दो तरह से, या तो सीटें कम हो जाएं, वोट ऑफ परसेंटेज कम हो जाए। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, 125 से ज्यादा एनडीए की सीटें कम हो गई, वोट ऑफ परसेंटेज कम हो गया। आदरणीय मोदी जी ये कहते थे कि गठबंधन की सरकारें देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा, तो क्या अब वो बैसाखी की सरकार पर चलना चाहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी देश का सबसे बड़ा गद्दार किसी को कहते थे तो वो नायडू जी थे। अब नायडू जी के साथ मिलकर सरकार बनाने चाह रहे हैं। रेशु जी, प्रभु श्री राम का न्याय देखिए, ये राम के नाम पर वोट लेने निकले थे, प्रभु ने इनको अयोध्या से फ्री कर दिया। और तो और जब बात आई, इन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं लांगी। मोदी जी ने मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो आज देखिए नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को, जिनको दोनों को ही ये देश का सबसे बड़ा धोखेबाज, पलटीबाज या छुरा घोंपने वाला कहते थे, आज उनके सामने नतमस्तक है, या इनकी भाषा में कहूं तो मुजरा कर रहे हैं। ठीक है, आपने कई यहाँ पर बातें कही हैं, मैं जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ। हो सकता है एनडीए सरकार बना ले, मुझे आपत्ति नहीं है जी, लेकिन मोदी जी को अधिकार नहीं है। मोदी जी को चाहिए, जिस तरह से सीटें कम होने पर उनके कनिष्ठ फडणवीस जी ने अपना इस्तीफा ऑफर किया है, वो उनसे सीखें कि नैतिकता क्या होती है और वो अपनी जिम्मेदारी ले सीटें कम होने की, और ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदारी नहीं करूंगा, जैसे कि क्या होती है। ठीक है सर, मुझे जवाब तो लेने दीजिए। वो कह रहे हैं कि नैतिकता क्या होती है, आप अपने ही नेता से सीख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चुनाव उन्होंने अपने ही नाम पर लड़ा। हर बात में वो अपने ही नाम की गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा रहे थे और उनके तमाम नेता भी। देखिए रिशु जी, पहला शब्द में कहना चाहता हूँ, राम आस्था है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान है। लेकिन हम राम के नाम पर राजनीति नहीं किए। अगर राम के नाम पर राजनीति किए होते पूरे देश में तो हमारी सरकार 400 के पार जाती। पहला। दूसरा, इन्होंने कहा 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद, यानी 90 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जिसमें हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाने में कामयाब रही। लेकिन आप तो देखिए 1963 के बाद हम लोगों ने
किस तरह बरकरार रखा जवाहरलाल नेहरू जी के जो सर ये जो सवाल यहाँ पर किया उस सवाल का जवाब नहीं हुआ। राकेश पोद्दार जी, आप बातों को घुमा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि इतनी नैतिकता देवेंद्र फडणवीस के भीतर है कि अगर कम सीटें आई हैं महाराष्ट्र में तो वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर लड़ा है, हर जगह वो अपनी ही गारंटी दे रहे थे, तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। विशु जी एक चीज बताइए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज एनडीए गठबंधन के कितना सीट, किस नैतिकता की बात करते हैं? एनडीए की आज 292 सीट है, सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रपति जी उनको बुला रहे हैं, शपथ ग्रहण का समय दे रहे हैं, आज ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। आज भी उसी बात पे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, ये लोग कभी संविधान की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते थे, कभी कहते राम भगवान टाल गए। तो सुनिए मेरे भाई साहब, आपने कहा फिर गुमराह कर रहे हैं सर लेकिन राकेश पोद्दार जी, अगर आज ये बातें यहाँ पर कह रहे हैं तो ये अवसर भी तो आप ही लोगों ने प्रदान किया है ना, क्योंकि आप ही लोग लगातार चिल्ला कर चीख कर हर जगह मंचों पर यही कह रहे थे कि इस बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। तो पिछली बार तो देखिए कि आपने अकेले दम पर सरकार बनाई, और इस बार क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब आपको बैसाखियों की आवश्यकता पड़ रही है, सहयोगियों के साथ आप सरकार बना सकते हैं। देखिए रिशु, कोई बैसाखी की आवश्यकता नहीं। बैसाखी क्या, जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ नहीं है क्या? बिहार में सरकार चल रही है कि नहीं? और आपने चंद्रबाबू नायडू की बात की, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं, आज वो खड़े हैं, वो आए मिलने के लिए, वो कह रहे हैं सरकार बनाइए, सरकार बना के देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी बात नैतिकता की बात कर रहे हैं? और उसके बाद वीडियो दिखा दूं मैं जिसमें अमित शाह जी ने देश का सबसे बड़ा गद्दार कह रहे हैं। तेलंगाना में जहाँ हमारे 4 थे वहाँ 8 बना। रेशू जी अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। अमित शाह जी ने देश का सबसे बड़ा गद्दार होकर बात कह रहे हैं। अभी इसका समय नहीं है, लेकिन जहाँ यहाँ पर पूरे देश में उत्साह को लेकर बात हो रही है, तो लगातार, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि एनडीए से ज्यादा जो उत्साह है वो इंडी गठबंधन में देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा उत्साह आपके नेताओं में तो अमेठी सीट को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज की जिस तरह से विदाई हुई थी 2019 में, उसी तरह से स्मृति ईरानी की बड़े मतों से विदाई कर दी गई है। इसी बात को लेकर उत्साहित हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता। रेशू जी आपने बात करी 2 लड़कों की, मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा जी। जुगनुओं ने मिलके अंधेरे से जंग जीत ली, जुगनुओं ने मिलके अंधेरे से जंग जीत ली, तथाकथित मोदी शाह जैसे सूरज चांद घर के रोशनदान में बैठे रह गए। जहां तक बात आई यूपी की, मैं सलाम करता हूं यूपी की जनता को, जिसने आज बताया कि यूपी वो धरती है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई के साथ खड़ी होती है। जिस तरह से इन्होंने छल किया, एक या कहूंगी या भी आस्था की बात कर रहे थे प्रभु श्री राम की, क्या इवेंट किया था प्राण प्रतिष्ठा का। देश ने देखा किस तरह से धर्म गुरुओं का अपमान किया, किस तरह से चारों हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया। भाई साहब इसीलिए अयोध्या से विदाई हुई है, इसीलिए प्रभु श्री राम की धरती से आपकी विदाई तय हुई है, इसीलिए आपकी सीटें यूपी में कम हुई है, क्योंकि आपने राम की धरती पर राम के साथ छल किया था। रेशू जी मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये केवल इनकी सीटें कम नहीं हुई, मोदी जी का वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरा है। पिछली बार से लगभग 4 लाख कम वोट मोदी जी को मिले हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पूरे देश की जिम्मेदारी ले रहे थे, अरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट उनका 4 लाख वोट कम हो गया, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी की। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि आज अगर देश में नैतिकता की कोई बात करेगा तो वो यही कहेगा कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या, हाँ बिल्कुल हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा, गठबंधन के साथ है, लेकिन जब चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, राजीव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, 190 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन राजीव जी ने मना किया कि नैतिकता का तकाजा है, मुझे प्रधानमंत्री पद लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। हम यूपीए में लड़े, हमारी 150 से भी कम सीटें आई, लेकिन हमने सरकार बनाई क्योंकि हम कोalition में थे। आज मोदी के नाम पर देश में चुनाव लड़ा गया है, बीजेपी की सीटें कम हुई है, बीजेपी बहुमत से बाहर हुई है, एनडीए की 125 से ज्यादा सीटें कम हुई है। मोदी जी को चाहिए कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और देश को अपने आप से मुक्त करें और जल्दी से जल्दी
कोई 20 अगर संभव हो, अगर ऐसा होने जा रहा हो कि एनडीए सरकार बना रहा है तो किसी और नेता को अपनी जगह दें। मतलब चलिए आप मानते हैं कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन नेता कोई और नेता कोई और होना चाहिए। मैं आऊंगी आपके पास वापस से प्रतिभा सिंह जी, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कहा भी जाता है नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य है, और आज की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में पटना से दिल्ली का सफर उन्होंने तय किया और ये मैसेज भी दे दिया कि अभी से कोई संयोग समझे या फिर प्रयोग समझे। हालांकि एनडीए की बैठक में ये साफ हो गया कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश साथी दलों की अचानक से धड़कनें बढ़ा देते हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? जी रशु जी, ये तो नीतीश कुमार जी की ताकत को दिखाता है कि नीतीश कुमार जी कितने ताकतवर हैं राजनीति में। वो राजनीति धूड़ी है जिनके बिना कुछ संभव नहीं हो पाता है। नहीं, लेकिन फ्लाइट में जहाँ तक जाने की बात जो आपने कही, यह महज एक संजोग है, क्योंकि उस फ्लाइट में सैकड़ों लोग यात्रा कर रहे थे। वही एक फ्लाइट है जहाँ से दिल्ली जाती है उस समय पर, तो उसमें सैकड़ों यात्री थे। यह महज एक संजोग है, इसमें कहीं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं और कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। और अब तो चीजें स्पष्ट हो गई हैं, पूरे देश के सामने है कि हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो हमारा पूरा समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है। तो इसमें कहीं और कुछ बात बनाने की आवश्यकता नहीं है विपक्ष को। विपक्ष तो खुद से मतलब कि डोरे डालने की कोशिश कर ही रहा है। जब से परिणाम आए तब से आप देख रही हैं कि किस तरीके से कोई चाचा बोल रहा है, चाचा जी इधर आ जाएंगे, कोई बोल रहा है अरे भाई हमारे नेता नहीं, महागठबंधन का एनडीए गठबंधन के सूत्रधार कौन थे? आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर सभी विपक्षी दलों को, चाचा को कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा है, लेकिन चाचा कहाँ जाएंगे, स्थिर रहेंगे अस्थिर रहेंगे, चाचा के मन की बात तो चाचा ही जान सकते हैं। प्रतिभा सिंह जी, ये आप भी नहीं जान सकती हैं उनके मन की बात। तो उनके मन की बात समझ पाना इतना आसान नहीं है, और ये कई बार हम सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से अचानक से वो किसी को भी झटका देने में। सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अतुल यादव जी आपका, और हमारे साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अतुल यादव जी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली 37 सीटों के बाद सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, और आपके चेहरे के भाव भी स्पष्ट रूप से हम समझ पा रहे हैं। सपा पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है अब की बार पीडीए सरकार, धरती पुत्र के लाल ने कर दिया कमाल। इस बात में कोई शक नहीं है कि पीडीए ने आपको यहाँ फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह के परिणामों की आपने उम्मीद की थी? ईमानदारी से ये बात बताइएगा। देखिए रेशु त्यागी जी, मैं आपके कार्यक्रम में लगातार बोलता था कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और आपके कार्यक्रम में लगातार मेरे द्वारा इस प्रारंभ से बोला, और देखिए हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया। हमारे पीडीए नारा जो दिया गया था उसको हमने सफलतापूर्वक जमीन पर लाए और जनता ने हमें समर्थन दिया। मैं आपके चैनल के मार्फत आज पुनः जनता को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतना अभूतपूर्व समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती गई, और लगातार जो हमने अपने मुद्दे रखे जनता को पसंद आए, जनता ने हमें इतना बड़ा समर्थन दिया, और आज हम जो है 37 सीटों के साथ में जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, हम सब ने बहुत मेहनत करी, और जो आप सभी का सहयोग रहा, और मैं आपके चैनल का भी, मैं लगातार आपके चैनल पे आता रहा हूँ, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है राकेश पोद्दार जी, क्योंकि बाकी राज्यों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें, और पिछली बार की अगर बात करें तो सर्वाधिक सीटें आप ही की थी, लेकिन क्या कारण रहा? आप बार बार इस बात को तो कहते रहे मंचों से कि यूपी में 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो कमाल नहीं कर पाएगी, शहजादे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शहजादों ने इतना कमाल कर दिया, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी तो सीटें ही आधी रह गई हैं।
देखिए रिशु जी, पहले तो उन्होंने कहा नैतिकता की बात, तो मैं छोटा सा बात करना चाहता हूँ। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री के इस्तीफा की ये लोग बात कर रहे थे। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं और सरकार चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जनादेश मिला है, जनादेश से देश के प्रधानमंत्री चलाने का काम कर रहे हैं। और 22 सीटों पर चुनाव लड़ा अरविंद केजरीवाल, मात्र 3 सीटें आई। क्या नैतिकता के आधार पर उनके गठबंधन के लोग हैं उनसे इस्तीफा ले सकते हैं? बिहार जेल के अंदर बंद है, क्या इस्तीफा ले सकते हैं? उसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, बहुत अच्छी बात है। शीर्ष नेतृत्व मेरा इसका निर्णय लेंगे, शीर्ष नेतृत्व देखेंगे कहाँ हमारी कमी रह गई, पार्टी की कहाँ कमी रह गई, कौन से कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, क्या नहीं किया, हमारा शक्ति केंद्र या बूथ कमेटी या पन्ना प्रमुख लोगों ने काम किया नहीं किया, कहाँ हमारे बड़े नेताओं में कमी रही, उसका हम लोग बैठ के इसका विचार विमर्श करेंगे। जो भी निर्णय होगा और अच्छा जाएगा जनता, और हम लोग काम करेंगे। इसके प्रधानमंत्री कहते कि एनडी गठबंधन 10 घंटा काम करेगा, मैं 18 घंटा काम करूंगा। हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमने तो कहा कि 9 दिन में 35 किलोमीटर सड़क बनाते थे, हम 1 दिन में 35 किलोमीटर सड़क बनाने की बात करते हैं। हम 70 वर्ष के बुजुर्गों की चिंता करते हैं। हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। हमारा जो संकल्प है, जो हमने घोषणा पत्र लाया, उस घोषणा पत्र पे हम लोग काम करेंगे। फिर हम 5 साल के बाद जनता ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र है उस पर हम कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जनता ने आपके जो घोषणा पत्र था, आपका जो मैनिफेस्टो है, उसको नहीं सुना। जनता ने आपके घोषणा पत्र को भी सुना, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जिसके बारे में आप बार बार यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो आपकी जमीन हड़प लेगी, कांग्रेस अगर आ जाती है तो महिलाओं के जो गहने रखे हुए हैं उनको छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन सभी मैनिफेस्टो को आप यहाँ पर जितने जोर देकर बता रहे थे, विशेष तौर पर अपना छोड़कर कांग्रेस का, लेकिन जनता ने काफी भरोसा किया है इस बार, सपा पे भी कांग्रेस पर भी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जनता का जनादेश का हम लोग थोड़ी कह सकते, जनता ने जो भी जनादेश किया, लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे, हम तो सवाल पूछेंगे कि इस तरह लालू प्रसाद यादव जी 3 मार्च को गांधी मैदान में चुनाव घोषणा होने से पहले सनातन की बात करते थे, बिहार की जनता ने नकार दिया। फिर 7 मई को उन्होंने सभी चैनलों को, RNI को उन्होंने विशेष रूप से बुला के कहा था कि मैं मुसलमानों का आरक्षण की दिलाने का काम कराऊंगा, हमारी सरकार, उन्होंने कहा। आज देखिए दयानिधि महाराज ने और स्टालिन ने जो किया, तमिलनाडु में जनता ने उनको निकाल के बाहर फेंकने की बात कही। फिर हम लोगों ने कभी मीट और मछली की बात नहीं कही। यही लोग कहते थे कि बिहार में कि मीट मछली की बात करते थे और मंगलवार के दिन, नवरात्रे के दिन खाते थे, और उसी ईद भी होता, ईद की बधाई देते हैं, लेकिन नवरात्रे के दिन खाकर मछली दिखाने का काम करते हैं। बिहार की जनता ने नकार दिया। हमने काम किया है और काम के नाम पर ही जानेंगे। और कहते थे कि सर जनता ने तो आपको भी नकारा है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, आप देखिए ना, राजस्थान में पिछली बार आपकी 25 सीटें थी, अब कहाँ सिमट गए हैं आप 14 सीटों पर। आप बंगाल उठाकर देख लीजिए, बंगाल में 29 सीटें टीएमसी को मिली हैं, जहां पर आप कह रहे थे कि सर्वाधिक सीटें हमें उत्तर प्रदेश से मिल रही हैं और फिर बंगाल से मिल रही हैं। वहां पर भी आप कहाँ जितनी सीटों पर थे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आधी सीटों पर आप सिमट गए हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपका अति आत्मविश्वास था वो आपको ले डोला? नहीं, विश्वास आज भी हमारे जनता के बीच में, और जनता के विश्वासों पे हम काम करना चाहते हैं। ये लोग भारत फैलाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते सनातनी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री कहते कि प्रधानमंत्री ने संविधान को खतरे है। इन्होंने लोकतंत्र को बोला था कि लोकतंत्र खतरा है। मछली मटन की बात करते थे, सब तो बात यही लोग कहते थे। सेन पित्रोदा जी क्या कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो पूरा भारत के लोग जो चाइनीज दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग अपना अमेरिकन दिखते हैं, और दक्षिण के लोग जो क्या कहता अरबी दिखते, तो सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया और जनता ने जनादेश दिया है सरकार बनाने के लिए। और इन्होंने जो भ्रम फैलाने की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं रिशु जी कि हम संविधान को बचा के रखेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर भी इस धरती पे आएंगे और मोदी जी से कहेंगे कि संविधान को मतलब बदल दो, तो संविधान मोदी जी नहीं बदलेंगे। और संविधान को बदलने का काम कांग्रेस ने किया, जनता जानती है। लोकतंत्र किसी ने लूटा, 1974 से लेके 84 से लेके 76 की बात करें, बहुत पुरानी बात करें, चाहे 1990 की बात करें, लोकतंत्र लूटने का काम इन्होंने किया, हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया हमारे पीछे, लेकिन जनता फिर भी हमें मौका दी है पिछली बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो मैं जनता का जनादेश का एकदम सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जो हमारे अंदर कमी थी, अगर इन्होंने उठाया सवाल, लोकतंत्र इनका मौलिक अधिकार है हमारे पे सवाल उठाने का, इन्होंने उठाया, बहुत अच्छी बात है। जनता ने इनको भी जनादेश दिया। आप देखना कि 5 सालों में किस तरह हम जनता के जनादेश को
विकास के रूप में ले जाना है, फिर 5 साल के बाद में जाएंगे, फिर 5 साल के बाद बात रखें। लेकिन हम लोगों ने काम किया, लेकिन जनता ने नकार दिया। आज देश के अंदर राहुल गांधी जी कितनी बार मौका उनको मिला चुनाव में जाने का, लेकिन जनता ने उनको नकारा। उनका कहाँ गया न्याय यात्रा, कहाँ गया उनका जो यात्रा कर रहे थे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं नहीं दिखा। 28 नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो यात्राएं की हैं, जो पद यात्राएं की हैं, उनका लाभ नहीं मिला है, बल्कि इस बार तो काफी लाभ मिला है और शायद बस आपको नजर नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को वो नजर आ रहा है। और यही कारण है कि हार के बाद भी बाजीगर की भूमिका में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन अपने आप को यहाँ पर देख पा रहा है। और टीएमसी की अगर बात करें, क्योंकि आप कह रहे थे कि बंगाल में तो हम बहुत अधिक सीटों से इस बार जीतने वाले हैं, हमारे साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार इस बात का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, कि सर्वाधिक सीटें अगर हमारी आएंगी किसी राज्य में तो वो बंगाल ही होगा। लेकिन बंगाल में ऐसा हो ना पाया, आपकी काफी सीटें आई हैं, 29 सीटें, एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर यहाँ बात करें, क्योंकि अभी भी ममता दीदी कह रही हैं कि नीतीश कुमार को लेकर खास तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार खुद किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीति को ऐसे मोड़ पर पहुंचा चुके हैं कि दोनों गठबंधन उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के साथ साथ टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू को भी ये सलाह दी है कि वो एनडीए के खिलाफ खड़े हों और इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करें। पर क्या आपको लगता है कि नीतीश इस बार पलटी मारेंगे, क्योंकि इस बार तो महत्वाकांक्षा और अधिक बढ़ गई है? जी, सबसे पहले रेशु त्यागी जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से, जो हमारे जो जनता जिस हिसाब से हमें मैंडेट दिया है, मतलब सोच से, मतलब हमने सोचा था जिस हिसाब से, उसी के आधार पर हमें 29 सीट बंगाल में दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से पूरे देश में इस तरह से समझ लिए कि लोगों के अंदर भयभीत पैदा कर दिया था कि मोदी जी का समझ लिए सिर्फ हर जगह नमो नमो हो रहा था, तो लेकिन मोदी जी का अहंकार, मोदी जी का जिस हिसाब से भाषण था, जिस हिसाब से लोगों के अंदर में ये हो रही थी, आज मैं सैल्यूट करता हूँ 140 करोड़ जनता जो हमारे देश की इतनी जबरदस्त तरीके से भारत के संविधान को बचाने के लिए, वो सब तमाम लोग जो हमारे आज के समझ लिए देश में 100 करोड़ मतदाता जो जिनको समझ लिए हमारे संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है वोट देने का, तो मोदी जी की जितनी भी समझ लिए कि मतलब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मतलब अब की बार 400 के पार जनता ने सिर्फ से समझ लिया 250 के नीचे में उनको स्टेबल ला करके खड़ा कर दिया। और आज जो मोदी की मुमकिन है, मोदी ही है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी सब जो है, मोदी जी कल समझ लिए आप चेहरे देखते तो समझ लिए उनकी समझ लिए एक पूरा चेहरा काला हो गया है, उनकी जो रिजल्ट हुई है। तो मैं हमारे जो मित्र अभी भी उनके अंदर राकेश पोद्दार जी जो अभी भी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि जनता, देखिए ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा समझ लिया पर्व 18वीं लोकसभा का पर्व था, जिसमें हमारी जनता ने मैंडेट दिया है और ये पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी मुक्त पार्टी जिस हिसाब से लोगों ने सरकार बनाने की जो ये की है। और जो अभी मोदी जी अभी एनडीए जो कल तक नहीं था इनके मुंह से, जब कल रिजल्ट जब 4 तारीख को जब आ गया, 4 जून जब इनका सकून खत्म हो गया, तब इनके शब्द जबान पे आ रही है क्या कि एनडीए शब्द आ रही है। इससे पहले 2 दिन पहले तक 1 जून तक जब तक इनके पूरे प्रचार पूरे भारत संपूर्ण भारत में हो रही थी, लेकिन नॉट ए सिंगल डे इन्होंने कभी भी एनडीए का नाम लिया, मोदी दिया है और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने सबसे बड़ी बात देखिए, आज आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ ने अब तो एनडीए का ही नाम लेंगे ना, एनडीए के बिना तो नैया पार ही नहीं हो पाएगी। रेशु त्यागी जी मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। आज आरएसएस जिन्होंने इनको इतना बैकअप किया, लेकिन इन्होंने कहा इनके जो सभापति जो है उन्होंने कहा कि हमें हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हर 5 साल के बाद भारत में एक ऐसा समझ लिए कि मैंडेट आता है कि लोग चयन करता है। तो आज देखिए 2 बैसाखी के सारे, मैं मुझे बोलने में स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ कि 2 बैसाखी है उनके साथ में मोदी जी के। देखिए क्या परिस्थिति है मोदी जी, जो आज इनके पैर पड़ने पड़ रहे हैं हमारे जो नीतीश कुमार जी है। और दूसरे जो मैं बोलना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, मुझे बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि आप मुस्लिम विरोधी
आप जो बात कर रहे थे, आज जो है 4% वही रिजर्वेशन जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को वहाँ 4% का रिजर्वेशन है, आज उनका आप सहारा लेना पड़ रहा, उनका बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मोदी की जो समझ लिए, जो आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो आज ही समझिए राष्ट्रपति भवन में जाकर के और राष्ट्रपति को जाकर के ये किए कि हमें प्रधानमंत्री, अरे भाई हर चीज का टाइमिंग है, सिस्टम है, प्रक्रिया है, उस आधार पे आइए। लेकिन आज ही वो चाह रहे थे कि हम तुरंत मतलब मुख्य प्रधानमंत्री फिर से हो जाए, समय दे दीजिए। हो सकता है कि अभी देखिए हमारे वहाँ पर जो नीतीश कुमार जी है, हो सकता है हमारी इंडिया की गठबंधन हो रही है, आज 6 बजे शाम से हमारे तमाम जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल के लीडर सब लोग बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं हो सकता ये बैसाखी के जो सहारे, हो सकता है 8 जून को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेते हैं तो ये बैसाखी के सहारे रहेगा। और मैं आऊंगी राकेश पोद्दार जी आपके पास आऊंगी और लगातार इस बात को मैं आऊंगी आपके पास जी, मैं बहुत बधाई दूंगा अपने देश की जनता को कि आपने हमारे इस देश के सम्मान को, मर्यादा को, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को, एकता को, अखंडता को, जो हम लोगों का जो एक समझ लिए कि हिंदू मुस्लिम जिस तरह से कहा जाता है कि हम लोग एकता और जो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता को बरकरार रखने के लिए हम तमाम 100 करोड़ जो हमारी जनता है, मैं उनको सलाम करता हूं। और हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर है, मैं अपनी ओर से उन्हें भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, क्योंकि जिन बातों को कह रहे थे एहतेशामुल हक जी, वही बातें कहीं ना कहीं कुछ बातें तो अतुल यादव जी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी है। क्योंकि अग्निवीर का मामला आप देख लीजिए, इसके साथ ही पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे और वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में कहीं ना कहीं बीजेपी तो चूक कर रही थी, लेकिन इन्हीं मुद्दों को उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने प्रमुखता से उठाया। यही वजह रही कि आपकी सीटें बढ़ गई और बीजेपी की कम हो गई। देखिए रेशु त्यागी जी, आपके चैनल पर मैंने हमेशा कहा कि हम महंगाई को लेकर के हैं, जो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में थी, जो पेपर लीक हुए थे, इन सभी मुद्दों को लेकर के, अग्निवीर, किसानों की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं थी, इन सबको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे थे और हमारी रैलियों में लगातार भीड़ उमड़ रही थी और जनता जो है परिवर्तन के लिए वोट करना चाह रही थी, संविधान को बचाने के लिए वोट करना चाह रही थी और जनता ने इसी चीज पे वोट किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, अन्य जो नेतागण थे वो मीट की बात करते थे, मछली की बात करते थे, मंगलसूत्र की बात करते थे, हम मतलब मुजरे की बात करी। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर मुजरा शब्द जैसा का इस्तेमाल किया जाए, ये कहाँ तक जायज है? जनता ने इसको नकार दिया। जनता ने जो है हमारे मुद्दों को सराहा, हमारे पीडीए नारे को सराहा, जनता ने हम सबके नीतियों को सराहा और हम जनता के मुद्दों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। और जनता ने जिस भावना के साथ हमें अपना मतदान, हमारे पक्ष में मतदान किया है, हम उसमें 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जनता ने जो संविधान बचाने के लिए हमें वोट किया है, उस पर भी हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे जनता के मुद्दों के साथ। और हम रही बात, हमारी एक मीटिंग चल रही है, इंडिया गठबंधन दलों की मीटिंग चल रही है, हम सरकार बनाने का दावा करेंगे और 100% ठीक है, सरकार बनाने का दावा आप करेंगे। और यही बात क्योंकि अखिलेश यादव भी आज कह रहे थे, लेकिन वो आंकड़ा आप लोग कहां से लेकर आ पाएंगे? मैं इस पर सभी से यहाँ पर बात करूंगी। मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है और इस पर मैं यहाँ पर पहले एहतेशामुल हक जी आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इसी बात को कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम भी सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। कैसे संभव हो पाएगा सर, संक्षेप में प्लीज? देखिए, सबसे पहले कि देखिए हम भी कोशिश करेंगे, हमारे साथ में इंडिया जिस समय में गठबंधन जिस समय में अलायंस बना था, जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी जो है वो उसको अगुवाई कर रहे थे, तो हम समझते हैं चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ में, हमारी ममता बनर्जी जो हमारी सुप्रीमो है, उनसे बहुत ही अच्छा समझ लिया तालमेल है और उनके साथ में वो काम करते हैं। तो हम ये संभव हो सकता है। हम लोगों भी हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उन्हें आमंत्रित किए हैं। आज तो दिल्ली में समझ लिए कि एनडीए की हो रही थी, तो हो सकता है कल हम लोगों के बीच में भी समझ लिए बात हो सकती है। ये अब कोई भी चीज इम्पॉसिबल बोल की चीज नहीं है। जनता ने हमें जनादेश जिस आधार पर किया है। ठीक है, राकेश पोद्दार जी ये कह रहे हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, राजनीति में सब कुछ संभव है और हम भी दावा पेश कर सकते हैं।
लगे हुए हैं उसी रणनीति में? संक्षेप में सर। देखिए रेशु जी, आज किस तरह एनडीए गठबंधन में बैठक में हमारे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार साथ बैठे थे प्रधानमंत्री के साथ, और उनको चाहिए, विकास के नाम पर, और उनको सीखना चाहिए। आज हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो जो बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा, बीजेपी को दीजिएगा। पहले उनसे सीख लीजिए, पहले आपस में अपना निर्णय ले लीजिए। और मैं छोटी बात करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा अहंकार, हम लोगों के पास अहंकार नहीं है, जनता ने हमें मौका दिया सरकार चलाने के लिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सेवा करता रहूंगा, हमारे अंदर अहंकार की बात मत कर दीजिए। ठीक है, अतुल यादव जी, एक लाइन में सर, समय का अभाव है, एक लाइन में प्लीज। जी देखिए, हमारे नेता जो है माननीय अखिलेश यादव जी, उनको सभी पसंद करते हैं और सभी नेताओं से जो है उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो बात करेंगे, और देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का हम 100% प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।